गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके, देखिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो प्रीवियसली हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, थर्मोडायनेमिक्स। देखते हैं। सो आई गेस थर्मोडायनेमिक्स प्रीवियस लेक्चर नोट्स आपने रिवाइज किए होंगे। किसी को प्रीवियस लेक्चर में कुछ भी डाउट रिगार्डिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? चलें थोड़ा देख लेते हैं। सिंपल अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा 3 चीज़ों पर बेस्ड है। मैंने कल काफ़ी सारा डिस्कशन किया था कि हमारा मेन सोल टारगेट रहेगा Q, U एंड W। इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करना, और इनको डिस्कस करने के लिए हमें KTG के 3 पैरामीटर P, V, T, इनको हमें ध्यान देना पड़ेगा। इनके बेसिस पे ही हमने सारी चीज़ें डिस्कस की थी। सो आई होप आप लोगों ने रिवाइज किया होगा। सो कल हमने कहा था कंप्लीट कर दिया था। देखिए, सो कल मैंने तीनों चीज़ें इंडिपेंडेंटली समझा दी थी। फिर उसके बाद हमने आइसोकोरिक प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी और आइसोबारिक, दोनों प्रोसेसेस हो गई थी यार कल। सो देखें आज हम डिस्कस करेंगे। आज कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन द सिमिलर प्रोसेसेस। ओके, सो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कल हमने कौन कौन सी प्रोसेस डिस्कस की हैं? आइसोकोरिक, वी कांस्टेंट एंड टी कांस्टेंट, आइसोबारिक। इन दोनों प्रोसेस पे अब देखिए क्वेश्चन कैसे रहेंगे। प्रोसेस आपको आइडेंटिफाई करना होता है। सपोज अगर मैं बात करता हूँ, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। इन अ कंटेनर, इन अ क्लोज्ड कंटेनर, अ गैस, या फिर लिख देता हूँ 5 मोल ऑफ H2 are at STP। ओके, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। इन अ क्लोज्ड कंटेनर 5 मोल ऑफ H2 गैस आर एट STP। ओके, अब लेट्स से हम सॉल्व करते हैं। इफ लेट्स से 200 जूल heat is given to it, then find change in its internal energy and pressure। तो ये दो चीजें आपको फाइंड करनी है। देखें, सो क्वेश्चन को पहले समझते हैं कि क्वेश्चन क्या चीजें पूछ रहा है और हमें क्या चीजें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन में डिटेल ये दिया हुआ है कि एक कंटेनर है जो कि क्या है, क्लोज है। तो ये कंटेनर पहले तो क्लोज है। अब इसमें कोई गैस है और गैस क्या दिया हुआ है, H2। ये किस पे है, STP पर। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि STP मतलब क्या क्या चीजें दी है। STP पर प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर। एंड टेम्परेचर कितना होता है, 300 केल्विन। अच्छा कितना होता है, 270 270। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो ये हमें गिवन है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि बाद में हमने क्या किया इसके साथ इस सिस्टम पे, इस गैस को हमने क्या दे दिया है, कुछ हीट दे दिया। सो इस गैस को हमने क्या दे दी, हीट। तो ये क्लोज्ड कंटेनर है। क्लोज कंटेनर है तो क्या वॉल्यूम चेंज होगा क्या, नो सर, नहीं। सो बिकॉज ये क्या है, क्लोज्ड है, कंटेनर है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज नहीं होगा। डेल्टा वी क्या हो गया, 0। तो इसका मतलब वर्क डन कितना हो गया, 0। 0। सो वर्क डन अगर 0 है और हमने हीट इसे दे दी कुछ, तो इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आएगा, समझ आ गया सबको, क्लियर। सो बिकॉज क्या यूज कर सकते हैं हम, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अभी Q कितना दे दिया, 200 जूल, इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W कितना है, 0। तो बताएं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी कितना आ जाएगा, इंटरनल एनर्जी 200 जूल। कोई दिक्कत क्या है इसमें,
बताएं, एकदम सिंपल सा पार्ट था, समझ आया क्या? तो ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये किसका पार्ट है? थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। अब मैं इसी में किसका क्वेश्चन मैंने ऐड कर दिया है? केटीजी रिलेटेड पैरामीटर, प्रेशर बताना है। तो अब आप बताओ, प्रेशर अगर हमें बताना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं कॉन्सेप्ट? बिकॉज वी क्या है? कांस्टेंट। तो हमेशा इक्वेशन क्या ध्यान देनी है? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और जब भी रेशियो देखना है तो जो कांस्टेंट है उसे हटा दो, तो वी कांस्टेंट है, एन आर कांस्टेंट है, क्या आ जाएगा? प्रेशर। P1 by P2 विल बी T1 by T2। तो अब ये बताओ हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा अगर हमें P2 फाइंड करना है? P1 पता है, T1 पता है, क्या फाइंड करना है? डेल्टा टी। T2। अगर हमें T2 फाइंड करना है तो काम बन जाएगा। तो T2 फाइंड करने के लिए सिर्फ एक बेस्ट तरीका है, आपको याद होना चाहिए कि U किस काम में आता है। क्लियर? U का फॉर्मूला क्लियर है ना सबको? तो यहाँ पर साइड में हम सॉल्व करेंगे क्या? बिकॉज डेल्टा U कितना है? ये कितना होता है? F/2 NR डेल्टा T। तो U की वैल्यू कितनी है? 200। F/2 रखना स्टार्ट करते हैं। कैसा है गैस? डायटोमिक। हाइड्रोजन डायटोमिक। तो F कितना होता है डायटोमिक का? 5 5। F/2 5। मोल कितना है? 5 5। R कितना है? 8.31। तो उसे हम क्या लिख सकते हैं? 25/3 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से अपना डेल्टा टी आ जाएगा। देखिए डेल्टा टी क्या आएगा, और डेल्टा टी थोड़ा सा कम आ रहा है, इसको 2000 कर लेते हैं। देखें इसे क्या कर लेते हैं, 2000 कर लेते हैं, तो थोड़ा सा डेल्टा टी ठीक आने लगेगा। क्लियर? तो देखें कितना होगा, 20 मल्टीप्लाई कर लेते हैं यार इसे। सो ये कितना हो गया? 2000 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन 25 इंटू 25। चलो सॉल्व कर लें, आंसर आ जाएगा। कितना आया? 8 टाइम्स, एक का और 5 से कैंसिल आउट होगा, 16। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हैं? P2 विल बी P2 by P1 विल बी T2 by T1 एंड P2 विल बी T2। T2 हमने अभी निकाल लिया है। T1 कितना है? 273। T2 कितना हो जाएगा? 273 प्लस डेल्टा टी इंटू कितना हो जाएगा? P1। समझ आया सबको कैसे निकाल सकते हैं सारी चीजें? बताएं, यहां तक क्लियर है सबको? यस सर। तो हमें क्या करना है, ध्यान देना है यार। हमें U को यूज करना आना चाहिए, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर को। कभी भी टेम्परेचर रिलेटेड डिटेल चाहिए तो हम पक्का ध्यान दे सकते हैं कि U से हमें टेम्परेचर आ जाता है, और फिर हमने ये लगाया। तो यार आइसोकोरिक प्रोसेस का क्वेश्चन समझ आया कैसे हो सकता है? यार आइसोकोरिक प्रोसेस समझ आ गया ना सबको? यस सर। ओके। सर यू को एनसीवी डेल्टा टी से भी कर सकते हैं ना? U को NCV डेल्टा T भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने बताया ना कि U को NCV डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तब CV आप लिखोगे, CV क्या लिखोगे? F/2 R ही लिखोगे ना, ऐसे हवा में तो नहीं आ जाएगा ना CV। तो बताया कि इक्वेशन वगैरह में जब जरूरत है तो NCV डेल्टा T लिखो, अदरवाइज पूरा यूज करो CV का फॉर्मूला। क्या होता है CV? F/2 R। ठीक है, ये बात बैठा लो यार, CV और F/2 R सेम चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों फॉर्मूले वहां पर लिख दिए हैं। तो यार पता है प्रीवियस क्वेश्चन पूरा क्लियर है ना, किस तरीके से हम अप्रोच कर सकते हैं? अच्छा, इस पे ग्राफ वाले क्वेश्चन भी सिंपली दे देते हैं, लाइक suppose a gas is in a closed container
at P naught T naught. Okay, then some heat is given such that its pressure becomes five, yeah, let's say pressure becomes 2 P naught. Then plot P versus T ग्राफ. चले, तो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है. अभी प्रोसेस समझें, प्रोसेस कौन सी है, बिकॉज क्लोज्ड कंटेनर है, कुछ भी वॉल्यूम चेंज होने के चांस नहीं है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है. तो इसका मतलब हमें दिया है कि पहले प्रेशर क्या है, देखो पहले है P नॉट T नॉट, बाद में क्या हो गया 2 P नॉट, एंड हमें कुछ फाइंड करना है क्या, T. तो क्या सिचुएशन हो जाएगी, V कांस्टेंट है तो क्या यूज कर सकते हैं, P1 by P2 इज इक्वल टू T1 by T2. तो T1 कितना है P नॉट, ये 2 P नॉट, तो सिमिलरली T1 कितना है T नॉट, ये T2. तो यहाँ से P नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, T2 कितना आ गया 2 T नॉट. तो पॉइंट यहाँ पर ये है, मतलब ये है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस भी ध्यान देना है कि V कांस्टेंट है तो P प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है ना, तो जितना टाइम्स P बढ़ेगा उतना ही टाइम्स क्या होगा, T भी इंक्रीज होगा. ठीक है, अब हमें क्या बनाना है ग्राफ, तो ग्राफ हमें पता होना चाहिए, इनके बीच ग्राफ कैसे आता है, Linear. स्ट्रेट लाइन. सो बस पॉइंट आउट करना है कि टेम्परेचर जब T नॉट था तब प्रेशर कितना था P नॉट. सो इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा यहाँ से, और फिर बाद में टेम्परेचर हो गया कितना 2 T नॉट, तो प्रेशर कितना हो गया 2 P नॉट. तो स्टार्ट और एंड पॉइंट क्लियर है कि ये है, और इनके बीच ग्राफ कैसा होगा ये हमें डिसाइड करना होता है. तो हमें पता है क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, बिकॉज P प्रोपोर्शनल टू क्या है T. तो ग्राफ बनाना भी आप समझ गए कि किस तरीके से अप्रोच करना है. पहले तो पॉइंट सर्च कर लेना है और उसके बाद चेक करना है कि ग्राफ का नेचर क्या होगा, हाइपरबोला होगा, कर्व होगा या स्ट्रेट लाइन होगी. ओके, बताएं, क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को, ओके है ये, ठीक है, ओके गुड. यार अब आइसोबारिक प्रोसेस को समझना लेते हैं. आइसोबारिक प्रोसेस समझना थोड़ा सा ध्यान देना होता है. आइसोबारिक कैसे समझते हैं, देखें, सपोज मैं क्वेश्चन एक फ्रेम करता हूं. ओके, सो लेट्स से मान लेते हैं कि P नॉट V नॉट T नॉट पर है, केप्ट एट P नॉट V नॉट एंड T नॉट, यहाँ पर है वो. और अब हम इसे हीट कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम कितना हो गया है 2 V नॉट हो गया है. अब इसमें प्रॉब्लम देखें, वॉल्यूम बढ़ गया ना, तो क्या ये प्रोसेस है, क्या ये आइसोकोरिक है, नहीं, लेकिन कोई सी भी प्रोसेस हो सकती है. तो आगे डिटेल दी हुई है, द कंटेनर इज insulating
इंसुलेटिंग या फिर नॉन कंडक्टिंग container is insulating and non-conducting, and the piston moves and the piston moves quasi-statically. Quasi-statically का मतलब हमेशा ध्यान दें, इसका मीनिंग क्या है? quasi-statically का मतलब ये है कि पिस्टन कैसे मूव हो रहा है, स्मूथ एंड स्लो। कोई बताएगा स्मूथ एंड स्लो मतलब क्या? दो चीजें इंश्योर करनी है हमें। बताए। क्वासी-स्टैटिकली का मतलब होता है स्मूथ एंड स्लो। स्मूथ एंड स्लो मतलब क्या गिवन है आपको? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर कांस्टेंट ऐसे डायरेक्ट नहीं। स्मूथ एंड स्लो का मतलब है कि स्मूथ का मतलब देयर इज नो फ्रिक्शन लॉस। क्या? स्मूथ एंड स्लो का स्मूथ का मतलब क्या है? नो फ्रिक्शन लॉस। और स्लो का मतलब ये है कि नो काइनेटिक एनर्जी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? नो फ्रिक्शन लॉस नो काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये है कि कोई भी कंटेनर अगर है, मान लेते हैं, तो इंसुलेटिंग जो वर्ड है, अभी आगे मैं बताऊंगा इंसुलेटिंग मतलब क्या होता है, कि अगर किसी सिस्टम में हीट वगैरह नहीं जा रही तो उसको क्या बोलते हैं? कंटेनर को इंसुलेटिंग। तो क्या ये प्रोसेस एडियाबैटिक हो गई क्या? सपोज इंसुलेटिंग है, तो इंसुलेटिंग टर्म ये इंश्योर नहीं करता कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। ये पॉइंट समझ आया? इंसुलेटिंग टर्म ये इंश्योर नहीं करता कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है। क्यों? क्योंकि मे भी कोई और तरीके से हीट दे रहे हो ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अंदर जाकर एक इलेक्ट्रिकल हीटर लगा दिया। तो क्या ये एडियाबैटिक प्रोसेस है क्या? नो सर। ओके, सो ये एडियाबैटिक है क्या? नो, बिकॉज Q इज नॉट जीरो। हीट वहां पर दी जा रही है। क्वेश्चन में यही तो कह रहा है कि हमने क्या दिया है उसे? हीट दिया हुआ है। तो ये बात हमें सबसे पहले समझ लेनी है कि यहाँ पर हीट होगा। अब दूसरी पॉइंट क्या समझना है? क्वासी स्टैटिकली या फिर स्लो का मतलब ये होता है कि यहाँ से अगर प्रेशर लग रहा है गैस का, क्या यहाँ से गैस का एक प्रेशर लग रहा है, ये क्या है? P0 है क्वेश्चन में। तो बाहर क्या होगा? बाहर एटमॉस्फेयर होगा, और एटमॉस्फेयर भी क्या प्रेशर लगा रहा होगा इस पे? एटमॉस्फेयर भी क्या प्रेशर लगा रहा होगा? P0। तो इसलिए ये पिस्टन मूव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि फॉर पिस्टन अगर बात करें, फॉर पिस्टन, पिस्टन में क्या हो रहा है? फोर्स इन लेफ्ट इज इक्वल टू फोर्स इन राइट। ये मीनिंग होता है किसका? क्वासी स्टैटिकली का, कि दोनों तरफ फोर्स क्या लग रहा है? सेम होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग स्मूथली और स्लो। तो मूविंग स्लो का मतलब ये है कि नेट फोर्स क्या है? जीरो। तो लेफ्ट में अगर हम फोर्स बात करें तो लेफ्ट में क्या है? गैस है, गैस का प्रेशर इनटू एरिया। और राइट में किसका है? P, एटमॉस्फेयर इनटू एरिया। तो एरिया कैंसिल आउट हो गया और P गैस क्या आ गया? P गैस कितना आ गया? P0। तो इसका मतलब ये है कि गैस का प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये समझ के रखना है कि P गैस जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो प्रोसेस कैसी हो गई है? आइसोबारिक। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं डायरेक्टली भी तो लिख सकता था कि प्रोसेस आइसोबारिक है। इतनी स्टोरी क्यों बता रहा हूँ? इतनी स्टोरी बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के लिए, कि आपको पूरा समझ में आए कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। तो मैं फिर से डिटेल बताता हूँ, समझें इस चीज को। हमें मूविंग पिस्टन पे टारगेट करना होता है। किस पे? मूविंग पिस्टन पे। क्वासी स्टैटिकली अगर पिस्टन मूव हो रहा है तो इसका मतलब स्लो मूव हो रहा है। स्लो मूव का मतलब है कि नेट फोर्स क्या होगा उस पे? जीरो। सो ये थोड़ा सा इसे और एडजस्ट कर देते हैं, एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं। क्वासी स्टैटिकली मूव हो रहा है, इसका मतलब क्या है? एफ नेट ऑन पिस्टन क्या है?
0। ये हमें ध्यान देना है। तो इसका मतलब क्या है, लेफ्ट और राइट के फोर्स क्या होने चाहिए, 0। सो लेफ्ट में कौन लगा रहा है फोर्स, गैस, और राइट में फोर्स कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो बताएं, किसी को ये डिफाइन करने में दिक्कत देखते ही कि ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोबारिक है। तो अब आगे सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये आइसोबारिक है तो क्या होगा देन, PV इज इक्वल टू nRT से क्या होगा, P कांस्टेंट है, सो क्या आएगा, V प्रोपोर्शनल टू T। अभी वॉल्यूम कितना हो गया, 2V। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, टेम्परेचर पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन में टेम्परेचर पूछ रहा है क्या, जो हमने यहाँ पे V प्रोपोर्शनल टू T लिखा, नहीं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हीट गिवन। हीट गिवन। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि ये आइसोबारिक है तो हीट का फॉर्मूला क्या आएगा फिर, कौन सा सी यूज होगा, एनसीपी डेल्टा। CP डेल्टा T यहाँ पर यूज होगा। तो डेल्टा T तो चाहिए ही चाहिए ना, क्लियर, ओके। तो अगर P कांस्टेंट है तो V प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब डेल्टा V इज इक्वल टू क्या होगा, और डेल्टा V विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। तो अगर वॉल्यूम 2 टाइम्स है तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स। सॉल्व कर लेते हैं यार, V2 बाई, इसे पूरा लिख लेते हैं ऐसे, V2 बाई V1 विल बी T2 बाई T1। सो देन T2 कितना आ जाएगा, 2T0। सो डेल्टा T कितना आ जाएगा, T2 माइनस T1। सो 2T0 माइनस T0 कितना आएगा, T0। अब हमें क्या चाहिए, हीट गिवन टू द गैस। यार देखो, अगर आप पहचान ही नहीं पाते कि आइसोबारिक है तो आप समझ ही नहीं पाते कि Q का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, NCP डेल्टा T। अच्छा, क्वेश्चन में गैस का दिया नहीं है, कौन सी गैस है, ले लेते हैं कुछ। सो मान लेते हैं कुछ O2 गैस है। सो N उसका मोल है, देख लेंगे N, सपोज मान लेते हैं कि N क्वेश्चन में गिवन है N। CP कितना हो जाएगा, F+2/2 R। डेल्टा T कितना है, 2T माइनस T0। तो बताएं F कितना होता है O2 के लिए, 5 और O2 F5 है। सो 5+2 क्या आ जाएगा, 7/2। सो 7/2 NR T0, ये हीट हो जाएगा हमारा। सो यार समझ आया सबको आइसोबारिक। तो देख रहे हैं इसमें पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट था, ये चीज ध्यान देना कि कैसे हम चूज कर सकते हैं कि हीट कैसे निकालना है, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे निकालना है, बाकी सारी चीजें। अब बताएं, वर्क डन भी निकाल सकते हैं, बताएं, find the heat given such that its volume becomes 2V0 and find the work done। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, P कांस्टेंट है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे या डायरेक्ट यूज करेंगे, directly डायरेक्टली P0 ही था, और वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, 2V0, इनिशियल कितना था V0, तो आ जाएगा P इंटू V0। सो वर्क डन भी निकाल सकते थे। मैं सिर्फ ये सैंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप समझ सकते हैं कि वर्क डन भी हम निकाल सकते हैं, चाहिए तो लिख सकते हैं। अच्छा, वर्क डन ऑन द गैस होगा या बाई द गैस, By the gas. वर्क डन बाई गैस। By the gas. अच्छा, और बाई गैस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, Positive. positive पॉजिटिव। सोचो, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द वर्क डन ऑन द गैस, बताएं क्या होगा, बताए तो, अगर ऑन द गैस पूछा है तो फिर क्या होगा, नेगेटिव। अगर वर्क डन बाई द गैस पॉजिटिव है तो ऑन द गैस नेगेटिव। तो लेट से मैंने क्वेश्चन यही पूछा है, वर्क डन ऑन द गैस,
तो मैं यहाँ पर लिखूंगा इट विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द गैस, और वर्क डन बाय द गैस का ही फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पी नॉट इंटू 2v0 माइनस वी नॉट, तो क्या आ जाएगा माइनस पी नॉट वी नॉट। अगर क्वेश्चन में क्या पूछता, वर्क डन बाय द गैस, तो क्या आंसर आता, प्लस पी नॉट वी नॉट। तो बताएं कंफ्यूज तो नहीं होंगे, शीट में ऐसे काफी सारे क्वेश्चन, इवन डीसी पांडे बुक में भी काफी सारे क्वेश्चन इसी टाइप में है। आप डिफरेंस समझ में आया आपको ये लाइन का, वर्क डन ऑन द गैस होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द गैस, और हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं, वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब इसमें थोड़े से और चीजें कर देते हैं। कई बार हमें प्रोसेस पता नहीं होता कि कौन सी प्रोसेस चल रही है। देखें एक एग्जांपल, फाइंड द वर्क डन व्हेन गैस और व्हेन सिस्टम is given some heat such that it moves, such that piston moves by a distance x। ठीक है, तो ये पॉइंट है कि हमने इस तरीके से उसे हीट किया कि पिस्टन x डिस्टेंस मूव हुआ। बट अब क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन में क्या किया है, अभी चेंजेस किए हैं। हम बोल नहीं सकते कि आइसोबारिक प्रोसेस है, तुरंत नहीं बोल देना कि आइसोबारिक है, क्वेश्चन समझेंगे कि क्या है। तो अभी क्वेश्चन ऐसा फ्रेम किया है कि पिस्टन तो फ्री टू मूव है, लेकिन इस पिस्टन से क्या कनेक्ट कर दिया है, एक स्प्रिंग। ठीक है, के कांस्टेंट की एक स्प्रिंग ऐड कर दी है, और हमें कहां तक मूव कराना है पिस्टन को, एक्स डिस्टेंस तक। तो हमें पिस्टन को मूव कराना है कुछ यहां तक, एक्स डिस्टेंस तक। इनिशियली इसकी जो डिटेल्स हैं वो है पी नॉट वी नॉट टी नॉट। चले, तब बताएं क्या ये आइसोबारिक है, क्या दिख रही है क्या आइसोबारिक? आइसोबारिक, आइसोबारिक कब होती है, जब गैस का प्रेशर क्या हो, सेम हो। सो फॉर पिस्टन अगर हम ड्रॉ करें, फॉर पिस्टन, देखो पिस्टन में क्या फोर्सेस लगेंगे बताओ, लेफ्ट तरफ से किसका फोर्स लगेगा, गैस का। राइट साइड से किसका फोर्स लगेगा, स्प्रिंग का। वेरी गुड। सो प्रेशर फ्रॉम स्प्रिंग, या मैं बोल सकता हूं फोर्स ऑफ स्प्रिंग इनटू क्या कर देंगे, एरिया। तो ये क्या आ जाएगा, सॉरी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स ऑफ स्प्रिंग अपॉन एरिया, ये क्या आ जाएगा, प्रेशर फ्रॉम द स्प्रिंग। और किसका प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेयर का प्रेशर। तो बताओ क्या पी गैस सेम रहेगा क्या कभी, नहीं, बिकॉज एज एक्स इंक्रीजेज स्प्रिंग फोर्स क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या पी गैस सेम रह पाएगा क्या, नहीं। सो देन पी गैस क्या है, इज नॉट कांस्टेंट। तो प्रोसेस आइसोबारिक नहीं है, बट हम निकाल सकते हैं पी गैस प्रेशर। बताएं कैसे निकाल सकते हैं, बिकॉज पिस्टन इज मूविंग स्लोली, सो बिकॉज piston is moving slowly। पिस्टन अगर स्लोली मूव कर रहा है तो क्या होने चाहिए, एफ नेट क्या रहना चाहिए, जीरो। एफ लेफ्ट और राइट वाले क्या करेंगे,
बैलेंस करेंगे। सो आई गेस ये सबको क्लियर। सो लेफ्ट में किसका फोर्स लग रहा था? गैस का। क्या हो जाएगा? पी गैस इनटू एरिया, ओके, इज इक्वल टू राइट पे किसका किसका लग रहा है? स्प्रिंग का फोर्स एफ स्प्रिंग, और किसका? एटमॉस्फेयर का पी नॉट इंटू ए। तो यहां से पी गैस आ जाएगा। पी गैस कितना आ जाएगा? स्प्रिंग का फोर्स क्या होता है? के एक्स डिवाइड बाई ए प्लस पी नॉट। ए का हमने डिवाइड कर दिया पूरे में। पता है, समझ आया पी गैस सबको? तो हाँ, लेकिन क्वेश्चन में दिया नहीं है ना कि वो पिस्टन स्लोली मूव। हाँ ये दे दिया, मान लो मैं लिखना भूल गया, मतलब कंसिडर कर रहे हैं पिस्टन इज मूविंग स्लोली, क्योंकि अगर नहीं मूव कर रहा तो फिर आप क्या सॉल्व करोगे? सोचो, इसका मतलब आपको फिर एक्सेलरेशन वगैरह पता होना चाहिए, तो वो क्वेश्चन ही नहीं बनता। तो इवन दिया नहीं है बट देना चाहिए आपको, एग्जाम में भी आएगा तो लिखा रहेगा कि पिस्टन इज मूविंग स्लोली। ओके, मैंने लिखा नहीं बट आप समझ जाएंगे। क्लियर है ना? बताएं क्लियर है? ओके गुड। अब बताओ वर्क डन का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे फिर? क्या P इंटू डेल्टा वी डायरेक्ट लिखेंगे क्या? नो सर। ओके, सो वर्क डन बाय द गैस कौन सा यूज करेंगे फिर? इंटीग्रेशन P डॉट dv। ओके, तो अब P हमारा वेरिएबल है। P कैसे वेरी कर रहा है? kx बाई a प्लस पी नॉट, इस तरीके से वेरी कर रहा है। अब यार dv कैसे निकालेंगे? चेंज इन वॉल्यूम। तो देख लेते हैं चेंज इन वॉल्यूम कैसे निकलेगा। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? इनिशियल वॉल्यूम है वी नॉट, तो वी नॉट कितना है? वो होगा a इंटू, मान लेते हैं कोई लेंथ है। फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ है? अगर वो x डिस्टेंस मूव हुआ है तो v2 क्या हो जाएगा? a इंटू एल प्लस एक्स ना। ओके, तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमें स्मॉल वॉल्यूम चाहिए, स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम मतलब सिर्फ कितनी डिस्टेंस मूव करेगा? dx। तो जब दोनों में डिफरेंस करोगे तो al तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, सिर्फ क्या आएगा? dx जितना ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ कि अगर ये पिस्टन है और ये कितना डिस्टेंस मूव हुआ? dx डिस्टेंस मूव हुआ अगर, सो पिस्टन अब नया आ गया कहाँ पर? यहाँ पर। तो ये जो चेंज है यही क्या है हमारा? dv। क्या है ये हमारा? dv। तो उसे क्या लिख सकते हैं dv को फिर? एरिया इनटू dx, जितनी डिस्टेंस चेंज हो रही है। तो ये हो गया क्या? एरिया इनटू dx। इसका मतलब x के साथ इंटीग्रेट करना है हमें। तो ये क्या हो गया? p नॉट इंटू ए प्लस के एक्स, और इसे इंटीग्रेट कैसे करना है? dx के रेस्पेक्ट में। ओके, तो क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन? p नॉट a, यहाँ पे तो दोनों कांस्टेंट है, सिर्फ क्या बचेगा? dx, और dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x प्लस kx का क्या आएगा? k रहेगा, और x का क्या आएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे लिमिट हमने क्या रखी है? 0 टू x। क्वेश्चन में अगर कोई और डिस्टेंस देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर देंगे। तो बताएं यार ये पॉइंट समझ आया कि नहीं? तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेस नहीं है, कंफर्म नहीं है कि कोई भी गिवन प्रोसेस है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस नॉलेज देखा था ये फोर्स बैलेंस का, यहाँ पर ये जो हमने फोर्स बैलेंस का सेटअप देखा था उसका ही यूज मैंने आगे समझाया हुआ है। बताएं क्लैरिटी है इसमें? बताएं। ओके गुड। तो ये ठीक था, ये थोड़े एग्जांपल्स थे जिसमें मैंने दोनों चीजें बताई कि फोर्स बैलेंस कैसे कर सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा कोई ना कोई प्रोसेस ही मिले, आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा कि कैसे उसे डील करना है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा डिस्कशन हो गया, हमने क्वेश्चंस के कुछ पर्सपेक्टिव यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट प्रोसेसेस में चलते हैं।
थर्ड नंबर पे चलते हैं। थर्ड नंबर हमारी कौन सी प्रोसेस है? आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या कांस्टेंट रहना है? टेम्परेचर टेम्परेचर T कांस्टेंट रहेगा। तो तुरंत पहले केटीजी वाले पैरामीटर देख लेते हैं यार। अगर T कांस्टेंट है तो केटीजी वाले पैरामीटर मतलब PV इज इक्वल टू nRT। अगर T कांस्टेंट है तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। सो क्या टर्म आएगा? P इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि P प्रोपोर्शनल टू 1/V होगा। ठीक है। सो इसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि ग्राफ्स वगैरह क्या होंगे। यहाँ पे रिजल्ट भी आ सकता है P1/P2 क्या होगा V2/V1, या फिर उल्टा लिखें V1/V2 क्या आएगा P2/P1। तो ये थोड़ा सा हमें रेशियो वगैरह का यहाँ पे ध्यान देना है कि जरूरत पड़ेगी तो रेशियो में इन्वर्ट यूज कर सकते हैं। ग्राफ वगैरह मैं बना देता हूँ, बट आई गेस आपको ये क्लियर है कि पीवी का ग्राफ क्या आएगा, इन दोनों के बीच कैसा आएगा ग्राफ? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये हाइपरबोलिक ग्राफ होता है। ठीक है। तो ये हमें आइसोथर्मल में हमें समझना है कि T कांस्टेंट है तो ये रहेगा। अब हम आ जाते हैं किसमें, अपने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में। तो T कांस्टेंट है सबसे पहले, तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में स्टार्टिंग किसकी हो जाएगी? बिकॉज T कांस्टेंट है, इसका मतलब डेल्टा T क्या होगा? 0। 0। और हमें पता है कि डेल्टा T किसके फॉर्मूले में हमें देखने को मिल जाएगा? U के फॉर्मूले में। किसके फॉर्मूले में? U के फॉर्मूले में। तो इसका मतलब ये होगा कि डेल्टा T दो फॉर्मूले में दिख जाता है। किसमें? U में। डेल्टा U क्या हो जाता है? N CV डेल्टा T, N CV डेल्टा T, या फिर दूसरा फॉर्मूला देखें F/2 NR डेल्टा T। तो ये दोनों क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा? 0। तो इसका मतलब डेल्टा U क्या आएगा? 0। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है क्या, कि आइसोथर्मल कंडीशन में, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा? 0। तो इन आइसोथर्मल प्रोसेस चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0। ये थोड़ा सा हमें इस चीज को यहाँ पे ध्यान देते रहना है। अब बताओ डेल्टा T और किसके फॉर्मूले में होता है? Q इज इक्वल टू क्या रहता है? NC डेल्टा T। डेल्टा T। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा T 0 तो Q भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। Q भी क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा गलत है। तो आपको जो डाउट है, जो डाउट आपको आना चाहिए, वो डाउट मैं खुद ही समझा देता हूँ आपको कि NC डेल्टा T है और डेल्टा T के अकॉर्डिंग 0 होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है? रॉन्ग है। कोई बताएगा क्यों? जबकि बात तो सही है यार, फॉर्मूला तो हम यही यूज करते हैं, ये क्यों रॉन्ग है? बताएं। दिमाग में थॉट तो आया होगा ना इस चीज को लेके कि यार क्या हुआ, मतलब क्यू क्यों नहीं 0 होगा, जबकि क्यू का फॉर्मूला भी NC डेल्टा T होता है। सब फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है ना। तो फिर अगर मतलब सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट है, वर्क डन 0 नहीं होगा।
इसलिए वो अगर डेल्टा यू 0 होगा तो फिर वो क्यू के इक्वल आएगा ना। हाँ, बट ये क्यू का फॉर्मूला तो यही है ना, तो फिर ये 0 क्यों नहीं हुआ? तो पॉइंट ये है कि हम जो क्यू का इंटरप्रिटेशन समझ रहे हैं ये अलग है, ठीक है। हम ये जो क्यू समझते हैं ये है कि अगर क्यू से टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये फॉर्मूला होगा, अगर चेंज नहीं हो रहा है टेम्परेचर तो फर्क नहीं पड़ता ना, क्यू तो एक्सटर्नल चीज है ना, हम सिस्टम को देंगे या सिस्टम हमें देगा। तो अगर एक्सटर्नल चीज है तो फर्क नहीं पड़ता ना। सपोज एक बॉक्स है, मैंने इसको 50 हीट दे दी, अब इसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, तो यार वो बात की बात है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, हमने तो हीट दे दी ना, तो क्यू की तो वैल्यू आएगी ना 50। समझ आया क्या? Yes, sir. क्योंकि Q is not only related to T. Q is not only related to T. Q is external. Q is external energy, either given or taken from system. क्लियर? इसका जरूरी मतलब नहीं है कि टेम्परेचर चेंज ही होना चाहिए, इट मे और मे नॉट इंक्रीज टेम्परेचर। क्लियर? सो इट मे और may not change temperature। यार समझ आया क्या? ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रॉपर कॉन्सेप्ट का आइडिया यहाँ पर आएगा। ओके, चले। तो दो चीजें हमें यहाँ पर पता चली, क्या कि वर्क चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 होगा बट क्यू 0 नहीं होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या सॉल्व करेंगे? क्यू हम सॉल्व कर पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि क्यू का हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, क्या? NC डेल्टा टी। जब डेल्टा टी चेंज नहीं हो रहा तो क्यू का फॉर्मूला हम यूज ही नहीं कर सकते। तो क्या क्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं क्या? नहीं। तो फिर हमें यूज करना पड़ेगा थर्मोडायनेमिक टर्म कि क्यू इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डब्ल्यू और वहां से क्यू। सो क्यू डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, हम क्या कैलकुलेट करेंगे? पहले वर्क डन। सो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या? वर्क डन बाय गैस, ये कैलकुलेट करेंगे। चले, वर्क डन का फिर से वही फॉर्मूला क्या होगा? W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन P डॉट dV। और कहां से कहां तक? वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक। या वर्ड यूज कर दे, 1 2 की जगह क्या यूज कर सकते हैं? इनिशियल और फाइनल। ठीक। अब यार ये dV है और ये P, क्या P को इंटीग्रेट कर सकते हैं क्या dV के रेस्पेक्ट में? नहीं कर सकते हैं। सो बिकॉज यूज करना पड़ेगा PV इज इक्वल टू क्या होता है? nRT। तो P को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? nRT बाई V। अभी dV के साथ चीज मिल गई क्या? V। तो अभी इंटीग्रेशन हो सकता है। क्लियर? तो यार nRT तो कांस्टेंट है, वो क्या आ जाएगा? बाहर। और इंटीग्रेशन किसका बचेगा? dV बाई V। तो यार 1 बाई V का इंटीग्रेशन क्या होता है बताएं? ln। ठीक है, हमने काफी बार सॉल्व किया है। V इनिशियल V फाइनल, इंटीग्रेशन किसका क्या आता है? ln V। तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा? nRT ln V, और लिमिट क्या रखेंगे? V इनिशियल टू V फाइनल। ओके, तो क्या होता है यहाँ पर हम यूज कर लेंगे, वैसे बार बार हम बता ही चुके हैं, क्या? log A माइनस log B को क्या लिख सकते हैं? log A by log A by B। log A by B, जस्ट A by B। तो जब हम यहाँ पर लिमिट रखेंगे, देखें W लिमिट क्या हो जाएगा? nRT ln V फाइनल माइनस ln V इनिशियल। तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू क्या? nRT ln V फाइनल बाई V इनिशियल। क्लियर? और ln को मैंने बताया कि अगर लॉग को नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना है तो किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 2.303। तो 2.303 nRT
और ln किस में बदल जाएगा, log। log log मतलब बेस 10, ये क्या बन जाएगा, v फाइनल बाई v initial। ये हमारा बन गया किसका, वर्क डन का फॉर्मूला फॉर आइसोथर्मल। अब यार याद रख लेना यार, इतना डेराइव नहीं करते रहना हर बार, ये बिल्कुल पर्टिकुलर स्पेशल पॉइंट समझ के क्या कर लें, लर्न कर लें कि क्या होता है एनआरटी वी फाइनल बाई वी। अब बिकॉज कुछ याद आ रहा है v2 बाई v1 क्या होता है, बिकॉज v1 p by प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v है, सो देन v फाइनल बाई v इनिशियल क्या आएगा, P v initial का initial P by v final। final। v फाइनल। तो चाहिए तो प्रेशर के टर्म्स में भी क्वेश्चन पूछ लेता है तो भी यही रहेगा, W क्या आ जाएगा 2.303 nRT log और क्या आ जाएगा P इनिशियल बाई P फाइनल। ठीक है, तो ये भी यूज कर सकते हैं, ध्यान देंगे। तो बताए वर्क डन समझ आया कि नहीं, फॉर्मूला याद रहेगा, केमिस्ट्री में भी बहुत बार आता है, तो आई गेस दो बार आप पढ़ ले रहे हो तो फॉर्मूला याद ही हो जाएगा। ओके, अब हम क्या निकालेंगे, हीट गिवन टू द सिस्टम, क्या हीट गिवन टू द सिस्टम। तो कैसे यूज करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स लॉ, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब बिकॉज डेल्टा U क्या है 0, तो Q क्या आ जाएगा W के जितना। तो Q का अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे कि Q किसके जैसा आएगा, W के जैसा। तो Q का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वही क्या 2.303 nRT log V फाइनल बाई V इनिशियल। पता है किसी को कोई डाउट इसमें, आइसोथर्मल यार प्रॉपर समझ आया। हाँ सर। ओके गुड, तो ये 2-3 चीजें हमें ध्यान देनी है। अब ये देखें कि हीट गिवन टू द सिस्टम कब होगी, जब V फाइनल ज्यादा होगा किससे, V इनिशियल। तो लॉग की वैल्यू क्या आएगी, 1 से ज्यादा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो लॉग 1 से ज्यादा पर क्या रहता है, पॉजिटिव, जबकि लॉग 1 से कम पर क्या रहता है, नेगेटिव। नेगेटिव। और हीट नेगेटिव आ गई मतलब हीट गिवन टू द सिस्टम नहीं, हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। सो बहुत ही सिंपल कंक्लूजन क्या निकलेगा, इफ V फाइनल इज ग्रेटर देन V इनिशियल, देन दोनों चीजें रहेंगी क्या, W and Q, W and Q are positive। And if V final is less than V initial, then W and Q क्या रहेंगे, नेगेटिव। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को। बताए आइसोथर्मल प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। हमने पहले क्या डिस्कस किया, डेल्टा U 0, Q इज इक्वल टू क्या आ गया W, और W का फॉर्मूला क्या आ गया, क्लियर। बताएं इसमें किसी को डाउट कुछ, ओके अब बताएं नेक्स्ट। और हमने क्या डिस्कस किया है, किसी भी प्रोसेस में बताया था 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रहते हैं, बताएं नेक्स्ट क्या है, बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस। तो डिस्कस कर लेते हैं यार बल्क मॉडुलस। और मैंने बताया था कि बल्क मॉडुलस ही डिफाइन होता है गैसेस के लिए, तो इवन इलास्टिक मॉडुलस लिखा है तब भी हम समझ जाएंगे कि क्या पूछा है हमसे, बल्क मॉडुलस। तो इसको कई बार लिख देता है क्या, आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस, क्या आइसोथर्मल इलास्टिक मॉडुलस ऑफ गैस। सो आइसोथर्मल वर्ड सिर्फ कब यूज करेगा, जब हम बल्क मॉडुलस कौन सा निकाल रहे हैं,
आइसोथर्मल वाला निकाल रहे हैं, तो बल्क मॉडुलस हम कौन सा निकाल रहे हैं? आइसोथर्मल। ठीक है, तो चले यार लिख लेते हैं। बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है? माइनस पी डेल्टा वी बाई वी। अब बताएं कैसे रिलेट कर सकते हैं? इनडायरेक्टली बताऊं तो ये पी क्या होता है? ये पी होता है कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा रहा है, डेल्टा पी ही होता है ये। तो क्या करें फिर इसे? हमें ये निकालना पड़ेगा यार। तो हम बल्क मॉडुलस से पहले बल्क मॉडुलस से पहले दूसरी चीज मैं डिफाइन कर देता हूँ। क्या? डेल्टा पी बाई डेल्टा वी क्या होती है? डेल्टा पी बाई डेल्टा वी क्या चीज रहता है? डेल्टा पी बाई डेल्टा वी, दो चीजें हम फाइंड करते हैं ना किसी भी इक्वेशन के लिए, बताएं। स्लोप होता है सर। स्लोप। तो किसी भी चीज के लिए हम दो चीजें फाइंड करते हैं वहां पर, वो स्लोप है एक। तो इसका मतलब ये बल्क मॉडुलस फाइंड करने से पहले हम क्या फाइंड कर लें? क्या? स्लोप ऑफ पीवी कर्व। क्लियर? तो स्लोप ऑफ पीवी कर्व मतलब क्या होता है? डीपी बाई डीवी। ये हमें फाइंड करना है। स्लोप ऑफ पीवी कर्व मतलब डीपी बाई डीवी। तो यार ये कहाँ से मिलेगा? तो यार अभी हमें इक्वेशन से रिलेट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कैसे करेंगे? इक्वेशन से रिलेट करेंगे इसे। देखें इक्वेशन कौन सी यूज करेंगे? बिकॉज पीवी इज इक्वल टू क्या है? एनआरटी, वेयर टी क्या है? एक कांस्टेंट है। तो अब ये बताओ, अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूं, तो ये पूरा टर्म क्या है? कांस्टेंट। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो। अब सोचो, ध्यान देना कि डिफरेंशिएशन के लिए अगर दो वेरिएबल है, पी भी वेरिएबल है और वी भी वेरिएबल है और इनटू में है, तो याद है डिफरेंशिएशन कैसे कराते हैं? मल्टीप्लिकेशन रूल P से। फर्स्ट into फंक्शन dv plus v into डीपी। ओके, वेरी गुड। सो ये हम समझ गए कि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या रहेगा। सो डिफरेंशिएटिंग इट, तो डिफरेंशिएटिंग अगर करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। अब समझ गए क्या रहेगा? फर्स्ट फंक्शन p इंटू डी वी इज इक्वल टू प्लस v इंटू डी पी इज इक्वल टू एनआरटी का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब यहाँ से dp बाई डी वी निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा? देन p डी वी इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस v डी पी। तो देखो dp बाई डी वी की वैल्यू क्या आ गई? क्या आ गई? माइनस पी बाई वी। तो ये याद रखना है कि इसका स्लोप कितना होता है? माइनस पी बाई वी। अभी तक स्लोप क्या आ रहा था? जीरो और ये सब। अभी स्लोप पहली बार आ रहा है कुछ माइनस पी बाई वी। तो ये याद रखना है क्या कि आइसोथर्मल में स्लोप क्या होता है? क्या होता है स्लोप? माइनस पी बाई वी। अब यहाँ पर देखो यार, बल्क मॉडुलस मतलब इनडायरेक्टली मैं डीपी के टर्म्स में लिख देता हूँ इसे। डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस डेल्टा पी को क्या? डीपी बाई डीवी, और ये नीचे वाला डीवी कहाँ जाएगा? इनटू में। क्लियर? अब बताएं डीपी बाई डीवी की वैल्यू क्या आई है? माइनस पी बाई वी। तो माइनस माइनस कैंसिल, वी वी कैंसिल, क्या आ गया? बल्क मॉडुलस पी। तो आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस किसके जैसा होता है? पी के जैसा होता है। प्रेशर जितना होता है, ये आपको याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। बी आइसोथर्मल जो है, सिंपल बी आइसो भी लिखते हैं इसे, ये किसके जितना है? प्रेशर ऑफ गैस के जितना रहेगा। बताएं समझ आए दोनों पॉइंट की नहीं? स्लोप ऑफ गैस और
बल्क मॉडुलस। यार क्लियर है? ओके, उसके बाद क्या देखते थे? सी। तो सी क्या हो जाता है इसका? सी का नेम सीपी या सीवी नहीं रहेगा, हमने बताया था। सी कैसे देखते हो अपन? एन डेल्टा टी से। क्यू तो गिवन है, वो तो रहेगा ही कुछ ना कुछ। डेल्टा टी 0 हो जाता है, सी क्या आएगा? इनफाइनाइट। तो ये ऑलरेडी लिखा चुका हूं, फिर से लिखाने की जरूरत है क्या? बताएं, फिर से लिखाने की जरूरत है क्या? ठीक है, तो इसे थोड़ा सा एग्जांपल वाइज देख लेते हैं कि ये स्लोप का यूज क्या है। मतलब अगर हम बात करें कि ये इसका स्लोप है, डीपी बाई डीवी क्या है? पी बाई वी है। तो ये कंपेयर करने में काम आ जाता है। कैसे? ये मैंने ग्राफ बना दिया और ऐसे दो ग्राफ बना दिए। दोनों कैसे हैं ग्राफ? आइसोथर्मल। अब बताओ किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किस ग्राफ का? तो देखेंगे स्लोप के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इसका स्लोप, इसका स्लोप किसी भी पॉइंट पे, हाँ, वो हमेशा क्या रहेगा? P बाई वी रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूं इस P पर, तो देखिए इसका V क्या है? कम, और इसका V ज्यादा। तो P कांस्टेंट है बट V अलग अलग है, तो V से ही क्या कंपेयर हो जाएगा इनका? स्लोप। अगर P कांस्टेंट है और V क्या है? कम है, तो स्लोप क्या होगा? ज्यादा। तो देखें, इसलिए इसका स्लोप ज्यादा है और इसका स्लोप कम है। तो इस तरीके से कंपैरिजन कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं, वो आगे क्वेश्चन के थ्रू आप समझेंगे उसे। तो बताएं, आइसोथर्मल में कोई डाउट? क्या आइसोथर्मल कंप्लीट करें? आइसोथर्मल डन? यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, आइसोथर्मल के बाद नेक्स्ट क्या है अपना? एडियाबैटिक। एडियाबैटिक। ओके, अब एडियाबैटिक प्रोसेस की प्रॉब्लम ये है कि इसमें क्या होता है कि क्यू सिस्टम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो क्या हम अलग से हीट दे सकते हैं क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर सिस्टम की हीट कांस्टेंट है तो क्यू क्या होता है? क्यू होता है कि हमने जो दी या फिर ली। क्यू क्या होता है? एक्सचेंज्ड हीट। क्यू क्या होता है? क्यू का मतलब क्या होता है? हीट एक्सचेंज्ड। हीट एक्सचेंज क्या हो जाएगी हमारे केस में? 0। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए क्यू क्या कंसिडर करना है? 0। क्यू 0 का मतलब ये नहीं है कि सिस्टम की हीट 0 है, नहीं। सिस्टम की हीट क्या है? कंजर्व है, एक्सचेंज नहीं होगी बस। तो यहाँ पर क्यू मतलब हीट नहीं होता है, यहाँ पर क्यू होता है क्या? हीट एक्सचेंज। तो हीट एक्सचेंज नहीं होगा, हीट एक्सचेंज 0 होगा। ओके, अब तो क्या यहाँ पर पीवीटी के बारे में कुछ बताया है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि पी वी इज इक्वल टू क्या रहेगा? एनआरटी रहेगा। तो अभी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, पी वी टी कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। तो अगर हमें रिलेशन बनाना है तो हम क्या रिलेशन बनाएंगे? P1 V1 अपॉन T1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्लियर? बट अगर हमें दो चीजों के बीच में ग्राफ बनाना है, क्योंकि ग्राफ तो दो के बीच में ही बनाएंगे, P या फिर V, तो क्या हम इस फिगर से ग्राफ बना पाएंगे क्या इससे? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें क्या नहीं पता? टी नहीं पता। तो इससे पता चलता है कि एडियाबैटिक पे सिर्फ केटीजी के पैरामीटर्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ करके क्या करना पड़ेगा? हेल्प लेनी पड़ेगी थर्मोडायनेमिक्स की। तो हम क्या करेंगे? थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेंगे। तो देखें केटीजी में हम क्या यूज करेंगे अब? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब बताएं,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या चीजें हैं? Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो Q 0 है तो डेल्टा U क्या आ जाएगा? सिंपल है, डेल्टा U क्या आ जाएगा? चेंज इन एनर्जी विल बी माइनस W अपोजिट टू द वर्क डन। ओके, अब हमें इस इक्वेशन से सॉल्व करके कुछ ना कुछ काम की चीज लेके आना है, इसे हमें यूज करना है कुछ, तो यूज कर लेते हैं यार। देखें, डेल्टा U को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा U को यहाँ पर लिख सकते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू कितना है? माइनस W। डेल्टा U का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? N CV डेल्टा T या DT। और जबकि W का फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं? P DV। अच्छा, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट क्या है? हमें कुछ तो करके PVT में से एक चीज हटाना है। टारगेट समझ आया क्या? टारगेट समझ आया कि हमें क्या करना है? हमें प्रॉब्लम है कि हम ग्राफ बना ही नहीं सकते क्योंकि ये तीनों साथ में है। तो हमें क्या करना है? किसी एक को हटाना है PVT से। तो किसे हटा दें? T को हटा देते हैं। तो T को हटा देते हैं, तो ये साइड में मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ कि यार PV इज इक्वल टू क्या है? NRT। अब यार डिफरेंशिएटिंग इट, सो डिफरेंशिएटिंग इट क्या सिचुएशन रहेगी? अभी कोई भी चीज कांस्टेंट है क्या? नहीं, तो सबका डिफरेंशिएशन होगा। पीवी क्या है? मल्टीप्लाई में, तो कैसे डिफरेंशिएट होंगे? पीडीवी प्लस वीडीपी। क्लियर है ये? पी फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर फर्स्ट और सॉरी सेकंड फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू क्या? एनआरटी का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा क्या? अब नहीं, इस बार एनआर कांस्टेंट है तो dt सिर्फ आएगा dt। तो देख लो, यहाँ से फील आ गया, हमें एनआर dt की वैल्यू मिल गई। तो CV का फॉर्मूला ब्रेक कर देते हैं यार। यहाँ पर CV का फॉर्मूला क्या कर देते हैं? F/2R dt। तो देखिए यहाँ से NR dt मिल गया हमें। समझ आया सबको? यार किसी को कोई डाउट यहाँ पर? ये लाइन सबको समझ आ गई? ओके गुड। अच्छा, एक चीज और, रुके, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? ये इसकी वैल्यू रखने के जगह पे हम दूसरा भी पॉइंट रख सकते हैं। CP CV को लिखा रहने देते हैं, CV को लिखा रहने देते हैं यहाँ पर, और सिर्फ किसकी वैल्यू? NDT की वैल्यू रख देते हैं। तो NDT की वैल्यू क्या आ जाएगी? PDV प्लस VDP बाय R। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी? CV इंटू NDT की वैल्यू क्या आ जाएगी? PDV प्लस VDP अपॉन R। तो इसे R को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे PDV के साथ और सॉल्विंग कर देते हैं। तो चले सॉल्व करते हैं। CV इंटू क्या आएगा? PDV प्लस CV इंटू VDP इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस P इंटू R इंटू DV। R को बाहर ही रखते हैं, R इंटू PDV। अब क्या करें? देखो यार, इधर भी PDV मिल रहा है ना, तो इसको क्या इस तरफ लेके आ जाते हैं। तो देखो PDV क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा। तो CV इंटू PDV प्लस R इंटू PDV प्लस CV VDP इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो यार सॉल्व कर देते, इससे क्या करें? PDV कॉमन ले, तो ये क्या दिख जाएगा? CV प्लस R, ये क्या आ गया? PDV। और जबकि ये क्या बन गया? इसको अपोजिट साइड पे लेके जा सकते हैं, तो ये क्या बन गया? माइनस CV इंटू VDP। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है? CP लिखा हुआ है। तो यहाँ पर साइड में हम समझ सकते हैं कि CV प्लस R क्या लिखा हुआ है? CP लिखा हुआ है।
तो Cp इंटू पी dV माइनस Cp इंटू V dP। तो कुछ याद आ रहा है? dP और dV मिल रहा है, याद है क्या मिल रहा है यहाँ पर हमें? स्लोप ऑफ पीवी कर्व dP बाई dV क्या आ जाएगा? माइनस P by dP बाई dV, तो Cp बाई Cv इंटू P बाई V। कुछ याद आ रहा है? आइसोथर्मल में बिल्कुल ऐसा आया था, सिर्फ ये एक्स्ट्रा है। ये क्या है? gamma. तो यहाँ पर साइड में हम लिख देते हैं, दो तीन चीजें हमें पता है। क्या Cp क्या होता है? Cv प्लस R होता है, और गैमा डिफाइन होता है कैसे? Cp बाई Cv से। तो यहीं पे ही याद करने वाली बात आ गई। क्या? स्लोप ऑफ पीवी कर्व क्या होता है एडियाबैटिक के केस में? स्लोप ऑफ पीवी कर्व माइनस गामा पी बाई। Minus gamma P by. यस। तो इसे पूरा याद रखना है हमेशा। dP बाई dV ये होता है माइनस गैमा टाइम्स P बाई V। और आपको ये पूरा समझ में आ ही गया कि इसका मतलब ये है कि माइनस P बाई V किसका था? आइसोथर्मल का। तो स्लोप इन एडियाबैटिक, अच्छा कौन सा स्लोप? स्लोप ऑफ पीवी कर्व, ये इन एडियाबैटिक, ये कैसा है आइसोथर्मल से? इट इज गैमा टाइम्स ऑफ। क्लियर ये बात? ये बात क्लियर सबको? यस, ऑफ आइसोथर्मल। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं दो ग्राफ बनाऊं पीवी के बीच में ऐसे, यहाँ पर, ठीक है, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया, किसका स्लोप ज्यादा है? वन या टू? Adiabatic. एडियाबैटिक का। तो इसका मतलब टू एडियाबैटिक और वन क्या है? Isothermal. आइसोथर्मल है। वो आगे इसको मैं लिखा देता हूँ, बट पहले ये चीजें कवर कर लेते हैं। यहाँ, हाँ, यहाँ तक कोई डाउट क्या किसी को? बताएं, यहाँ तक ओके है? हाँ। अब हमें क्या लेके आना है? अब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है ना। हमें तो पी और वी में रिलेशन चाहिए, तो ये रिलेशन आ गया, इसे क्या करना पड़ेगा? अब सॉल्व करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं क्या रिलेशन इन पी एंड वी। रिलेशन इन पी एंड वी। तो अभी तो जस्ट हमने देखा, इसे बस सॉल्व करना है। क्या है? dp बाई dv इज इक्वल टू क्या है? माइनस गैमा टाइम्स p बाई v। अब क्या करेंगे? इसे इंटीग्रेट। तो dp के साथ किसको लेके आएंगे? p को। क्लियर है यार? बताएं, यहाँ पर क्लियर है सबको? यस सर। Yes. हाँ। तो चल इंटीग्रेट करते हैं और इसे इधर पर लेके आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? dp बाय, यहाँ पर आ जाएगा p, और ये माइनस है, इस तरफ प्लस आ जाएगा, गैमा टाइम्स dv बाय v इज इक्वल टू क्या आएगा? 0। नाउ क्या सिचुएशन है? इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग करें, इसे इंटीग्रेट करें। और ये बताओ किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। Constant. तो इसका मतलब 0 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट। और dp बाई p क्या आएगा? ln p प्लस गैमा का तो नहीं होगा, ये क्या आएगा? ln v इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा? कांस्टेंट। अच्छा, अब ये जो बाहर नंबर है उसे हम कहाँ लेके जा सकते हैं? पावर में। तो क्या लिख सकते हैं इसे? ln p ln v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ln a प्लस b ln a इंटू b लिख सकते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं? ln p इंटू v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक। तो यार अब सोचो, ये बताया ना कि log
1000 है, इसका मतलब क्या होता है 3। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है 10 to the power 3 is equal to 1000। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये हमारा आउटपुट है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, e to the power constant is equal to pv to the power gamma। तो यार e to the power constant, तो ये भी तो क्या रहेगा, एक कोई नया कांस्टेंट ही आएगा ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, p, ये जो नंबर होगा क्या, इट इज ऑल्सो कांस्टेंट। वैल्यू, तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, p और v में रिलेशन क्या आ गया, p v टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये मेन इंपॉर्टेंट था कि p और v में रिलेशन कैसे आए, क्योंकि हम एक साथ में तीन चीजें फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ से अब हम दो चीजें फाइंड कर सकते हैं, क्या, p1 बाई p2 इज इक्वल टू क्या आएगा, v2 बाई v1 टू दी पावर गामा। समझ आया सबको? तो p1 p2 में यहाँ पे रिलेशन निकाल सकते हैं, गामा बस हमें थोड़ा सा आना चाहिए। क्लियर यहाँ पर? हाँ, तो इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बाकी सारे रिलेशंस भी आपको याद कर लेना है। सपोज आपको दिया है कि वॉल्यूम बताओ अगर प्रेशर ट्वाइस हो गया, तो ठीक है ये यूज करेंगे। लेकिन अगर वॉल्यूम नहीं पूछा, क्या पूछा है, टेम्परेचर बताओ अगर प्रेशर ट्वाइस हो गया, तो किसे हटा देना चाहिए फॉर्मूले से, हमें v को हटा देना चाहिए। वॉल्यूम। हाँ, अलग अलग रिलेशन बना लेते हैं, रिलेशन बिटवीन P एंड T। और ये जल्दी जल्दी से आपको याद रखना चाहिए, इधर आप लर्न भी कर लो या तुरंत सॉल्व करना आना चाहिए। याद किसे रखना है, इसे तो लर्न रखना है आपको। लेकिन PT वाला सॉल्व कर लेते हैं। सो P v टू दी पावर गामा क्या है, कांस्टेंट। हमें किसे हटाना है, v को। तो हम साइड में लिख सकते हैं, कैसे हटाएंगे, हमेशा PV इज इक्वल टू nRT से। तो v को क्या लिख सकते हैं, nRT बाई p। तो क्या लिख सकते हैं, nRT बाय p टू दी पावर गामा। अब यार nRT क्या है, nr तो कांस्टेंट है ना अभी भी, उसके पावर गामा है, कुछ भी है वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर क्या आ जाएगा, प्रेशर इनटू T टू दी पावर गामा अपॉन P टू दी पावर गामा इनटू nr टू दी पावर गामा। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट ही है। सो ये नंबर क्या है, अभी भी कांस्टेंट ही है, तो इसे हटा सकते हैं। तो रिलेशन क्या आ गया देख लें, P टू दी पावर 1 माइनस गामा, पावर ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी, और T टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये दूसरी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं, कब, जब हमें क्वेश्चन किसका पूछेगा, P और T में P और T में रिलेशन पूछेगा। अभी हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो टेंशन नहीं लेना है कैसे ये पावर्स को सॉल्व करते हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि P V में क्या रिलेशन है और P और T में क्या रिलेशन है। सेम आप समझ गए, V एंड T में भी हो सकता है। क्या V एंड T, तो V एंड T में देखे रिलेशन, तो यूज किसे करेंगे भाई, PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं PV इज इक्वल टू nRT। हमें क्या हटाना है इस बार, P। तो क्या हो जाएगा, nRT बाई V। तो ये क्या हो जाएगा, P को लिख सकते हैं nRT बाई V, और ये क्या है, V टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए nr क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, वो फिर से हट जाएगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन क्या आ जाएगा, T इंटू वी टू दी पावर गामा माइनस 1, ये क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी हो जाएगी जिस चीज को लेके हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं।
बताए, कोई डाउट क्या इसमें? तो ये तीनों रिलेशन यार आपको क्लियर होने चाहिए, एग्जाम में यूज हो ही जाते हैं, पीवीटी और इन सबको फाइंड करना। ओके, तो केटीजी में हमने एडियाबैटिक नहीं पढ़ी थी, बट अब हम समझ गए कि अगर पी वी और टी में रिलेशन पूछेगा किसमें, एडियाबैटिक में, तो क्या यूज करना है, पीवी टू द पावर गामा। और अगर चाहिए तो कन्वर्ट कर लेंगे, वी एंड टी में भी लिख सकते हैं, पी एंड टी में भी लिख सकते हैं। बताएं, यहां तक कोई डाउट? बताएं, ये क्लियर है सबको? हाँ सर। ओके, अब आ जाते हैं अपने थर्मोडायनेमिक वाले पैरामीटर में। तो चले थर्मोडायनेमिक वाले पैरामीटर में देखें। तो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर में हमने क्या डिस्कस कर लिया था? अभी कुछ भी डिस्कस नहीं किया। थर्मोडायनेमिक का पैरामीटर में सिर्फ हमने क्या डिस्कस किया, क्यू। तो बाकी सारे पैरामीटर सॉल्व कर लेते हैं। चलें, चेंज इन, और लेट से हमें क्या पता था कि डेल्टा यू क्या होगा, माइनस ऑफ वर्क डन। तो हम किसी एक को सॉल्व कर सकते हैं, इधर हम डेल्टा यू को सॉल्व कर सकते हैं या फिर वर्क डन को। तो बेटर है कि हम क्या सॉल्व कर लेते हैं, वर्क डन बाई गैस। सो वर्क डन बाई गैस इन एडियाबैटिक प्रोसेस। और ये काफी इंपॉर्टेंट है यार, डेरिवेशन भी समझना है और डायरेक्टली भी लर्न रखना है। ओके, देखिए डेरिवेशन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी। क्लियर, कहां से कहां तक, v1 से v2, यानी v इनिशियल से v फाइनल तक। अब बताओ यार, क्या p को इंटीग्रेट कर पाएंगे क्या? नहीं, हमें v चाहिए। तो v कहां से लाएंगे, p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो मान लेते हैं कि कुछ k है यहाँ पर कांस्टेंट, तो p को क्या ले सकते हैं, k बाई वी टू द पावर गामा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, k बाई वी टू द पावर गामा इंटू डीवी। क्लियर? तो यार अब इंटीग्रेशन में ln नहीं आएगा, अभी तो सिंपल आ जाएगा, k तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन क्या होगा, dv बाई वी टू दी पावर गामा। तो v टू दी पावर गामा क्या आएगा, नेगेटिव dv। अब यार इंटीग्रेशन का रूल लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन का रूल हमें पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। क्या था इसका, n+1/n+1, काम बन गया। ठीक है, तो ये हो गया w इज इक्वल टू k, ये क्या आ जाएगा, v टू दी पावर n कितना है, माइनस गामा प्लस 1 अपॉन क्या आएगा, माइनस गामा प्लस 1। और लिमिट तो हमें पता है कि क्या रखनी है, v1 से v फाइनल। पता है, किसी को कोई डाउट आया इसमें? ओके, तो यार कौन सी चीज कांस्टेंट है, ये गामा। गामा को अलग कर लेते हैं यार, कि यहाँ पर क्या फॉर्मूला आ रहा है, 1 माइनस गामा आ रहा है। सो ये आ रहा है के 1 माइनस गामा। ठीक, अभी पॉइंट क्या आता है कि ये जो k है, इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं, देखें, ये किसे लिखा है आपने, ये क्या लिखा है, pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट ना। सो हम लिख सकते हैं क्या, p1 v1 टू द पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 टू द पावर गामा इज इक्वल टू k। तो k को जब चाहिए तो हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। ओके, तो इसका मतलब हमने इसे क्या किया, देखें, k इंटू पहले हम v फाइनल मतलब क्या रखेंगे, v2 टू द पावर गामा प्लस 1 माइनस k इंटू क्या रखेंगे, v1 टू द पावर माइनस गामा प्लस 1, ये रखा। अब हम क्या करेंगे, k को अलग अलग तरीके से यूज करेंगे। जब v2 है तब हम k की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे, P1 v1 टू द पावर गामा इंटू क्या है, सॉरी v2 है तो p2 v2 इंटू v टू द पावर माइनस गामा प्लस 1 माइनस क्या होगा, p1 v1 टू दी पावर गामा, और ये क्या है, v1 टू दी पावर माइनस गामा प्लस 1। तो ऐसा करने से क्या हुआ, गामा वाली पावर क्या हुई,
गैमा वाली पावर क्या हुई, कैंसिल। कैंसिल हो गई। तो ये v टू दी पावर गैमा और ये माइनस गैमा कैंसिल हुई, सिर्फ क्या बची v टू दी पावर 1। तो देखो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला आ गया, क्या, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन 1 माइनस गैमा। किसी को कोई डाउट इसमें? नहीं सर। होता है। अब क्या होता है, बुक में लिखा होता है कई बार गैमा -1। क्यों लिखा होता है गैमा -1? क्योंकि गैमा यूजुअली 1 से क्या होता है, कम होता बड़ा होता है। अरे 1 से ज्यादा होता है गैमा है। हमेशा। हाँ हाँ बड़ा, सॉरी। ठीक है, तो इसलिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं किस फॉर्मूले में, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गैमा -1। ये आ जाता है क्या, वर्क डन। अच्छा, पीवी को क्या लिख सकते हैं, पीवी को एनआरटी तो लिख ही सकते हैं ना हमेशा। हाँ तो इसका मतलब ये है कि P1 V1 को तो हमेशा हम लिख सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू एनआर T1 और P2 V2 इज इक्वल टू एनआर T2। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्ट तो हमेशा हम लिख सकते हैं ना T1 माइनस T2। हाँ देखना वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, एनआर T1 माइनस T2 अपॉन गैमा -1। 1। अब देखना यहाँ से बहुत बड़ी फाइंडिंग्स आने वाली हैं दो। ये फॉर्मूला हमें समझ आया दोनों? यस सर। ओके, अब देखना इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इफ टेम्परेचर increases, if temperature increases adiabatically, तब बताओ वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव। कंफर्म सबको, यस सर। क्लियर? अगर वर्क टेम्परेचर बढ़ गया तो वर्क डन क्या आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ कि डेल्टा यू क्या है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई गैस जो हम सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा यू क्या आएगा, पॉजिटिव। वो आना भी चाहिए। इस तरीके से लिख लेते हैं, चले। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो सर्टेन है यू क्या रहेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो यू क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो डब्ल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव। तो यहां से याद रखना है कि T1 माइनस T2 होता है। क्यों, स्टार्ट कैसे करना है कि अगर T इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा यू पक्का क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो डब्ल्यू क्या रहेगा, नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव कब आएगा, जब आप T1 माइनस T2 करेंगे, बाद वाले को ज्यादा रखेंगे, T2 इज ग्रेटर देन T1। समझ आया? तो ये याद रखने के लिए कभी भी भूलना नहीं है कि क्या सिनेरियो होने वाला है। ओके, यस सर। अच्छा, वर्क डन का मतलब क्या हुआ यार, वर्क डन नेगेटिव का मतलब क्या है, गैस कंप्रेस हो रही है या एलोंगेट हो रही है, अलोंग विद कंप्रेस। नेगेटिव मतलब गैस कंप्रेसेस। कंप्रेस। ओके, तो इसका मतलब ये कि अगर हम गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस करेंगे तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इंक्रीज होगा। तो इन चीजों को हम एडियाबैटिक तरीके से समझते हैं। अब एक पॉइंट बताया जाता है क्या, कि एडियाबैटिक प्रोसेस और आइसोथर्मल में क्या पॉइंट होता है, कि अगर मुझे एडियाबैटिक प्रोसेस लेके आनी है, क्या एडियाबैटिक, तो एडियाबैटिक प्रोसेस दो तरीके से हो सकती हैं। कंटेनर पूरा क्या हो जाए, आइसोलेटेड एंड इंसुलेटिंग। कंटेनर कैसा है, इंसुलेटिंग है या फिर नॉन कंडक्टिंग। अगर ऐसा कुछ हुआ तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, एडियाबैटिक हो जाएगी। लेकिन अगर नॉन कंडक्टिंग नहीं है, इवन कंटेनर इज कंडक्टिंग, तो आपको अगर एडियाबैटिक बनाना है तो सबसे बेस्ट क्राइटेरिया होता है कि क्या करें, फास्ट करें।
So if the process is very fast, if the process is very fast, और बेसिकली क्या बात करें, सडन, अगर सडन प्रोसेस है तो इसका मतलब क्या होगा, फर्क नहीं पड़ता कि कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, प्रोसेस कैसी रहेगी, एडियाबैटिक। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंडिपेंडेंट ऑफ कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। क्लियर? समझ आया? तो एग्जाम्पल क्या है, लाइक एडियाबैटिक के एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, एडियाबैटिक के एग्जाम्पल्स अगर बात करूं, एग्जाम्पल्स, तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे सडन एक्सपेंशन, क्या, सडन एक्सपेंशन। कभी क्वेश्चन में दिए कि देयर इज अ सडन एक्सपेंशन और सडन कंप्रेशन। टायर बस्ट, ये सारी फिनोमिनास कैसे आ जाएंगी, एडियाबैटिक। क्यों? क्योंकि ये फास्ट होती हैं। टायर बस्ट, उसमें टाइम लगेगा क्या, नहीं, ठीक है। मोशन ऑफ साउंड इन एयर और गैस, क्या होगा, बहुत ही फास्ट होगा ना। तो ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान देनी है कि ये कैसी हो जाती हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाती हैं। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तो इसका मतलब ये है, यहाँ पर हमने जो बात की है टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज की, टेम्परेचर इंक्रीजेज या डिक्रीजेज एडियाबैटिकली, उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर गैस कंप्रेस हो रही है तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जस्ट एक टर्म यूज कर लेता हूँ, क्या, एडियाबैटिक कंप्रेशन या एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन। देखिए कंप्रेशन मतलब वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। सो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो डेल्टा यू क्या होगा, पॉजिटिव। तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो कंप्रेशन में टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन भी पॉजिटिव होगा। इसका मतलब डेल्टा यू क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, तो वो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू नेगेटिव। क्लियर? सो इसका मतलब टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। तो ये दो टर्म याद रखना है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन या एक्सपेंशन में क्या होता है। तो वो जो एयर ड्रॉप वाला याद है, बनाया था कि स्प्रे करते हैं जब हम स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बनाते हैं, तो स्प्रिंग प्रोसेस क्या है, एक सडन प्रोसेस है। तो बेसिकली हम एक्सपैंड कर रहे हैं, तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। तो ये सारे पॉइंट्स थे किसको लेके, एडियाबैटिक प्रोसेस को। तो एडियाबैटिक प्रोसेस सबका क्लियर है। एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने स्लोप देख लिया। अच्छा, स्लोप जहां पे हमने देखा वहां पे बल्क मॉडुलस बताएं, हमने जहां पे स्लोप निकाला, बल्क मॉडुलस क्या हो जाएगा एडियाबैटिक का, गामा टाइम्स पी हो जाएगा। यहां पर हम क्या बात कर लेते हैं, बल्क मॉडुलस, जस्ट 1 मिनट, बल्क मॉडुलस, तो वो क्या हो जाएगा, बल्क मॉडुलस जस्ट अभी हमने बताया बी क्या होगा, माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी, मतलब ये क्या है, माइनस डीपी बाई डीवी टाइम्स वी। तो अभी हमने स्लोप जस्ट देखा, स्लोप क्या आ जाता है, माइनस गामा टाइम्स पी बाई वी इंटू वी। तो क्या आएगा, बल्क मॉडुलस गामा टाइम्स वी। तो बल्क मॉडुलस कितना है, गामा टाइम्स पी। और याद है कि पी किसका बल्क मॉडुलस था, आइसोथर्मल का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसका बल्क मॉडुलस है वो क्या हो जाता है, गामा टाइम्स हो जाता है। तो जैसे स्लोप भी गामा टाइम्स हो जाता है, वैसे बल्क मॉडुलस भी क्या हो जाता है, गामा टाइम्स। सो बल्क मॉडुलस ऑफ एडियाबैटिक
is gamma times of bulk modulus of isothermal, same as slope. ओके, तो ये भी क्लियर है। ठीक है यार, यहाँ पर आइसोथर्मल कंप्लीट हुआ और एडियाबैटिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट उसमें हम पॉलीट्रॉपिक और बाकी डिटेल डिस्कस करेंगे और आगे इस पे क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। ठीक है, नोट्स एक बार सब लोग अच्छे से रिवाइज कर दें। काफी सारे पॉइंट्स एक दिन में डिस्कस हो जाते हैं, तो आप रिवाइज करते रहें। ओके ओके देन, या बाय बाय एवरीवन। बाय सर।